अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जनून और इस नावल को लिखा है ज़िया अली शाह ने। चलेंगे आगे देखते हैं कि इस नावल में क्या होता है। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई घूंघट के नीचे हिचकियों से रो रही थी। उसने अभी तक उस शख्स का चेहरा तक भी नहीं देखा था जिसको उसकी जिंदगी का हाकिम बना दिया। पता नहीं अब मेरे साथ ये क्या करेगा, मुझे मारेगा या खाना नहीं देगा, या फिर मेरे बाप की सजा को मुझ पर जारी करते हुए मेरे वजूद की बोटियों तक को नोच डालेगा। वो रोते हुए सोच रही थी और उसकी हिचकियों में इजाफा होने लगा था। इतना जालिम शख्स है, एक बार भी मुझे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। अपने हाथों को मरोड़ते हुए घूंघट से नजरें अपनी गोद पर जमाकर दर्द से भरे दिल से सोच रही थी। इतना बेहिस शख्स है, कितनी खामोशी से गाड़ी चला रहा है। थोड़ी सी आंख को घुमाकर घूंघट से उसके हाथों को देखते हुए सोचा था। वह बिल्कुल संजीदा बैठा हुआ स्टीयरिंग पर हाथ जमाए हुए था। जरा सा भी स्टीयरिंग से हाथ उठाया तो गाड़ी ने सड़क पर उल्टी हो जाना है। शिफा, तुम क्यों इस शक के बारे में सोच रही हो? अपने दिल में कोई अरमान लेकर मत जाना तुम। ये सजा के तौर पर मुझसे निकाह करके साथ लेकर जा रहा है। क्यों ये मेरा हाल चाल पूछेगा? मुझे तो खुद को आने वाले सजाओं के लिए तैयार करना है। खुद को बिना एहतजाज के हर जुल्म को बर्दाश्त करना है। वो रोते हुए सोचने लगी थी। गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो शख्स गाड़ी से उतरकर उसकी जानिब आया और उसकी साइड का दरवाजा खोल दिया। शिफा बिना कुछ बोले अपने घूंघट को संभालते हुए उसके साथ साथ चलने लगी थी। ग्राउंड फ्लोर पर ही सामने वाला अपार्टमेंट शायद उसका था। अपनी जेब से चाबी निकालकर घुमाते हुए दरवाजा खोल दिया। हाथ के इशारे से बिना कुछ बोले उसे अंदर जाने को कहा था। शिफा का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। एक अनजान था डर, खौफ और घबराहट उस पर तारी थी। डर से उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। अकेले अपार्टमेंट में एक अनजान शख्स के साथ सोचकर उसकी रूह तक कांप रही थी। जब उस शख्स ने दरवाजा बंद किया तो शफा को लगा जैसे उसकी जिस्म से जान ही निकल रही है। वो बिना कुछ बोले उस शख्स के पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक रूम का दरवाजा खोला और हाथ के इशारे से उसे शायद बेड पर बैठने को कहा था। बेड को देखकर तो शिफा को और भी खौफ आने लगा था। वो शख्स खुद दरवाजे से ही वापस चला गया था। शिफा ने डरते डरते बेड की जानिब कदम बढ़ाए और पाँव पाँव लटका कर बैठ गई थी। शिफा, तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ और इस घूंघट को भी हटा दो। वो शख्स रूम में वापस आया तो उसके हाथ में शायद खाने वाली डिश थी जिसको वो साइड टेबल पर रख चुका था। दोनों हाथों से शिफा के घूंघट को पीछे की जानिब फोल्ड कर दिया। उस शख्स की जानी पहचानी आवाज से चौंक कर शिफा ने नजरें उठाकर उस शख्स के चेहरे की जानिब देखा। आप? वो हैरानगी से बोलते हुए खड़ी हो गई थी। जी, मैं। शफा की हैरत को देख वो दिलकश अंदाज से मुस्कुराता हुआ बोला था। वो जानता था कि जब शफा उसको देखेगी तो उसका रिएक्ट ऐसा ही होगा। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फटी फटी आंखों से देखते हुए हैरानी से पूछ रही थी। सच में तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वैसे समझ कैसे आती, सारा रास्ता तो तुमने रो रो कर गुजारा है। आंखों से पानी का दरिया साफ होगा तो मेरा चेहरा नजर आएगा। प्रोफेसर मुस्कुराते लबों से उसकी जानिब देखते हुए बोल रहा था। प्लीज सर, सस्पेंस मत क्रिएट करें। मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर बहुत अच्छा इंसान था और पहले से ही शफा और उसको जानती थी, इसलिए थोड़ा सा डर से बाहर निकलकर उसने खुलकर सवाल किया था। शफा, तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है, अब हमारा रिश्ता ये है कि तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा शौहर। दोनों हाथ सीने पर बांधे बहुत पुरवकार अंदाज से जवाब दिया। मगर सर, मुझे मेरे आपी ने बताया था कि मेरा निकाह उसके भाई से हो रहा है, तो क्या आप? वो हैरानगी से पूछते हुए चुप कर गई। मेरे ख्याल से पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप अपने सवाल जारी रखना। मैं हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगा। वो मुस्कुराते हुए खाने की डिश को टेबल पर रखने लगा था। प्लीज शिफा, हाथ धोकर आइए, खाना खा लेते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। कम से कम तुम मुझे इतना तो जानती हो कि हम बैठकर खाना खा सकें। मैं तुम्हारे लिए अजनबी तो बिल्कुल नहीं हूँ। उसे पत्थर की तरह साकित खड़े देख टेबल पर खाने की प्लेट्स लगाते हुए प्रोफेसर ने कहा था। नहीं, प्लीज, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लें। प्लीज मेरे सवालों के जवाब दे दें। मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। वो चलकर थोड़ा सा पास आकर खड़ी हो गई। मेरा आपी ने कहा था कि मेरा निकाह उसके भाई से हुआ है, तो क्या आप मेरा आपी के भाई हैं? वो तजस्सुस भरी नजर से देखते हुए पूछ रही थी। जी, मैं मेरा का भाई हूँ, उसके ताया का बेटा आसिम शाह। मेरे लिए मेरा मेरी सगी बहन की जाती है। प्लीज बाकी के सवाल आप बाद में पूछ लेना, पहले खाना खा लें। इल्तिजाई नजरों से देखकर खाने को बोल रहा था। आसिम शाह को इस वक्त सच में बहुत भूख लगी हुई थी।
इतनी भाग दौड़ में उसने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। मुझे भूख नहीं है। वो अपने कदम वापस बेड की जानिब ले जाने लगी थी जब पीछे से आसम शाह ने उसकी कलाई थाम कर रोक लिया। शिफा, जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जिनमें हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। हर शख्स कभी ना कभी ऐसे वक्त से गुजरता है। तुम भी जिंदगी के उसी दौर से गुजर रही हो, मगर प्लीज खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं तुम्हारे साथ हर वक्त हर कदम पर। अपनायत से भरे लहजे से बोला तो घबराई हुई शफा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए उसकी जानिब देखा था। आप मुझे मेरी अम्मी के पास ले जा सकते हैं? उम्मीद से भरी नजरों से पहला सवाल ही बहुत भारी किया था। नहीं, फिलहाल ना तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, ना ही तुम्हें इस बात का बता सकता हूँ कि कभी मिलवाऊंगा भी या नहीं। मगर सिर्फ उस एक दुख के अलावा तुमसे वादा कर सकता हूँ कि तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। वापिस से हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे लहजे से बोला था। अब ऐसा क्यों करेंगे? एक और भारी सा सवाल किया गया। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। हाँ, जबरदस्ती की? ऐसा तो तुम्हें लगता है। मतलब? खाना खा लो फिर बताऊंगा। उसकी कलाई को थामे जबरदस्ती उसे अपने सामने वाले सोफे पर बिठा दिया था। खाने की प्लेट में खाना निकालते हुए उसके उदास और सवालों से कश्मकश वाले चेहरे को देख लबों तले मुस्कुरा दिया था। महक, प्लीज़ हंसो मत। प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे क्या हो रहा है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है? जिस तरह के तुम अपनी कैफियत बता रही हो, इससे तो यही लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। आमीन। महक, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। मगर प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे कन्फर्म कैसे पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मीरा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत खुशी से महक से पूछा था। ज़किया को भेजकर प्रेगनेंसी स्टिक मंगवा लो, उससे कंफर्म हो जाएगा। ओके, तुम फ़ोन बंद करो, मैं अभी ज़किया को भेजकर मंगवाती हूँ। उसके बाद तुम्हें कॉल करके बताऊंगी। अभी शाह घर पर नहीं है, तो मैं जल्दी से कंफर्म कर लेती हूँ। बिना महक की बात सुने मीरब ने खुशी से फ़ोन ठक करके बंद कर दिया था। महक से बात करने के बाद मीरब ने ज़किया को प्रेगनेंसी स्टिक लाने के लिए भेज दिया था और ख़ुद किचन में जाकर शाह के लिए स्पेशल मटन कढ़ाई बनाने लगी। रोमान शाह मटन कढ़ाई बहुत पसंद थी और मीरब के हाथ की कढ़ाई का तो शाह दीवाना था। गोश्त की खुशबू से उसे उल्टियाँ आने लगीं और वह भागते हुए रूम में आई थी। पिछले 10 मिनट से वो वॉशरूम उल्टियाँ कर रही थी। बेतहाशा उल्टियों की शिद्दत से वो पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। चक्कर थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पसीने में भीगी हुई थी। वो बेसन पर हाथ रख कर झुकी हुई थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसके बाद उसकी आंख जब खुली तो वो बेड पर थी और शाह उस पर पानी की छींटे मारता हुआ घबराहट से उसकी गाल को थपथपा रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। जान, क्या हुआ था तुम्हें? शाह मीरब को होश में आता देख उसके चेहरे पर झुककर दीवानों की तरह चूमते हुए पूछ रहा था। पता नहीं क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मीरब खुद अपनी कैफियत से इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। चक्कर तो आने ही थे। हेल्दी खाना तो तुम खाती नहीं हो। ये जंक फूड खा खा कर तुमने अपना बेड़ा गर्क कर रखा है। अभी डॉक्टर आ रही है, वो भी यही आकर बताएगी कि अपनी बीवी को खिलाया पिलाया करें। अगर डॉक्टर ने आकर मुझसे ये कहा तो मीरब कसम से मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। क्या है शाह, मैं बेहोश हो गई थी और आप मुझे डांट रहे हैं। प्लीज़ कभी तो अपने नाक से गुस्से को नीचे उतार दिया करें। मीरब ने बच्चों की तरह मुंह सजाकर साइड पर कर लिया। शाह की जान डांट नहीं रहा, जान निकल जाती है मेरी जब तुम्हें कुछ होता है। शुक्र है कि मैं टाइम पर पहुंच गया हूँ। तुम ज़मीन पर गिरने वाली थी जब मैं वॉशरूम में आया था और तुम ठक ठक ठक। अभी वो कुछ और कह रहा था कि रूम का दरवाज़ा खटका और जकिया ने आकर बताया था कि डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। रोमान शाह बेड से उठकर खड़ा हो गया और इशारा किया कि डॉक्टर को अंदर भेज दे। डॉक्टर ने आकर पहले बीपी चेक किया और शुगर चेक करने के लिए पिन निकाली तो मीरब तो डॉक्टर के आगे हाथ करने के लिए तैयार नहीं थी। मीरब की डर वाली एक्टिंग से डॉक्टर शाह का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। शाह प्लीज़ हंसे नहीं, मुझे नीडल से बहुत डर लगता है। मीरब ने शाह की जानिब गुस्से से देखते हुए कहा था। मीरब यार, क्या हो गया है? इतनी छोटी सी पिन है, इतनी सी पिन से तो बच्चे भी नहीं घबराते। शाह ने मीरब को समझाने की कोशिश की मगर मीरब तो डॉक्टर को हाथ लगाने तक नहीं दे रही थी। रोमान शाह ने ज़बरदस्ती मीरब का बाजू पकड़कर शुगर का टेस्ट करवाया। नीडल से ब्लड लेटते हुए मीरब के आंसू उसके गालों से फिसल कर उसका चेहरा भिगो रहे थे। वो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी जिसको सिरिंज से बहुत डर लग रहा था। शामिर, हाथ छोड़ें और मुझसे बात मत कीजिएगा। ऐसे कोई जलादों की तरह अपनी बीवी को पकड़ कर दिबा करता है? अस्तगफिरुल्लाह। मीरब, कैसी बातें कर रही हो? जहान, एक नीडल से कभी तुमने बकरी को ज़िबा होते हुए देखा है? शाह मजाक के मूड में था। डॉक्टर दोनों की प्यार भरी नोक झोंक देखकर मुस्कुरा रही थी। ये वही डॉक्टर थी जिसने मीरब का केस पहले भी हैंडल किया था। सर प्लीज़ आप थोड़ी देर बाहर जाएं, मुझे इनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर ने अचानक से घबराए हुए अंदाज में मीरब की जानिब देखकर कहा। डॉक्टर, एवरीथिंग ओके? डॉक्टर शाह रोमान शाह ने डॉक्टर की घबराहट को देखते हुए पूछा था। सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। व्हाट?
रुमान शाह ने तकरीबन चीखने वाले अंदाज में कहा था। सर, सारे सिम्पटम उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर ने घबराहट और डरे हुए चेहरे से कहा। डॉक्टर, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने शायद को नशा कर रखा है। रुमान शाह ने बहुत गुस्से से कहा। आपको अच्छी तरह से पता है कि मीरब जो मेडिसिन खा रही है इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और अगर आप भूल गई हैं तो मैं याद दिला दूं कि वो मेडिसिन आपने ही रेकमेंड की थी, और मुझे इस बात की तसल्ली भी दी थी कि अगर मीरब ये मेडिसिन रेगुलर खाएगी तो मेरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सर, मुझे सब याद है, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर रोमांशा के गुस्से से डरी हुई थी। सर, क्या आपको पक्का यकीन है कि ये रोज़ रेगुलर अपनी मेडिसिन खाती रही हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन मेडिसिन मिस हो गई हो और इसी दौरान ये प्रेग्नेंट हुई हों। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से रोज़ इनको दवा खिलाता था। इसलिए ये केस हम पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिस्टेक हुई है वो आपसे हुई है। रोमांशा ने कहर आलूद नज़रों से देखते हुए कहा था। सर, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रही। ऐसा भी तो मुमकिन है कि आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी बहुत लाडली हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया हो और वो टैबलेट मुंह के अंदर रख लेती हैं और बाद में आप से नज़र बचाकर फेंक देती हूँ। रोमांशा ने एक नज़र मीरा पर डाली थी, जो बड़े मासूम बच्चे की तरह बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। पहली बात ये कि इस मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं इसको मल्टीविटामिन बोलकर वो टैबलेट देता था, और दूसरी बात, वो टैबलेट मैं सर पर खड़े होकर इसको खिलाता हूँ और हमेशा मैं इसका मुंह चेक कर लेता था। उसके बचपने से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। आपका ये जवाब भी आपको मिल चुका है, अब आगे का बताएं। रोमान शाह मीरत की प्रेगनेंसी का सुनकर बहुत परेशान हो गया था। सर, फिर तो ये खुद ही बता सकती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर जो मोहतरमा इनके साथ आई थी वो बता सकती हैं। मेरी समझ से तो बाहर है। मैंने इनको साफ साफ बता दिया था कि प्रेगनेंसी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, और आप बिल्कुल रिस्क नहीं और आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की बात पर रुमान शाह ने चौंक कर डॉक्टर और मीरब की जानिब देखा। ये आपके पास गई थी? कब और कौन था इसके साथ? रुमान शाह की नज़रों में इतना शदीद गुस्सा था कि मीरब का दिल चाह रहा था कि जल्दी से कंबल में मुंह छुपा और शाह की नज़रों से खुद को बचा ले, जो इस वक्त खा जाने वाली नज़रों से मीरब की जानिब देख रहा था। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी इनके साथ। जो एक तो आपकी सिस्टर थी, दूसरी शायद इनकी दोस्त थी। वो बता सकती हैं कि उन्होंने क्या किया है। मगर आपकी मिसेज आई थी मेरे पास, और मैंने इनको बता दिया था कि आप उनकी जान पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और प्रेगनेंसी उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। डॉक्टर, आप फ़िलहाल तशरीफ़ ले जा सकती हैं, मैं आपसे क्लिनिक पर आकर मिलता हूँ। लहजे में इतनी ज़्यादा सख्ती, नज़रों में इस कदर कहर था कि डॉक्टर तो 2 सेकंड में वहाँ से गायब हो गई, मगर मीरब को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। शाह के डर से। किसके साथ गई थी तुम और कब गई थी? डॉक्टर के जाते ही 2 ही कदमों में उसके पास बेड पर बैठ गया। उसके जबड़े को सख्ती से दबाया हुआ था। मैं जानता तो हूँ कि वो कौन थी, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस दीदा दलेरी से तुम उसके साथ गई थी, उसी दलेरी से अब मुझे बताओ। लफ्ज़ों को चबाते हुए बोला था। महक के साथ गई थी, और साथ में मिरहा भी थी। शाह के गुस्से को देख मीरब के मुंह से सही से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। जबड़ा तो इतनी सख्ती से उसने दबा रखा था कि मीरब को लगा आज तो शाह ने उसको तोड़कर ही दम लेना है। मेरी इजाज़त के बगैर तुम उस लड़की के साथ गई जो मुझे जहर लगती है। अगर किसी एक को मारने का गुनाह माफ़ हो तो मैं उसकी जान ले लूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर उसके साथ जाने की और प्लानिंग करने की? लफ्ज़ों को चबाते हुए कहर बरसाती नज़रों से देख रहा था। शाह, मैंने उनके साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं की, और उनको तो पता भी नहीं है। हाँ, वो दोनों मेरे साथ गई ज़रूर थी, मगर डॉक्टर की बात पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँ। उसके बाद जो कुछ किया है उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। इसलिए आप किसी और को बीच में मत घसीटें। जबड़े की दर्द से उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। बाकी तो तुम्हारी जान मैं बाद में निकालूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? गोली तो तुम रोज़ खाती थी, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। फिर ये प्रेगनेंसी कैसे हुई? शाह, आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में ये खुशी दी है, और आप इस चीज़ पर आकर अड़ गए हैं कि ये प्रेगनेंसी हुई कैसे। मेरा मेरा बकवास बंद करो, मेरी बात का सीधी तरह से जवाब दो। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें अंदाज़ा भी है ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए कितनी ख़तरनाक है? तुम्हारी जान जा सकती है। तुम्हारे लिए ये सब एक मजाक है। मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ जो औलाद नहीं चाहता? वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि मीरब ने डर कर अपने कानों पर हाथ रख लिए। शाह की गुस्से से भरी हुई चीखती आवाज़ से मीरब कांपने लगी थी। शाह, इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? मुझे औलाद चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हों, जो हमारे रिश्तों को मजबूत करें। आपसे इतनी बार मैंने कहा, आपने मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो रोते हुए लफ्ज़ों को तोड़ फोड़ कर बोल रही थी। अहमक लड़की, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिहाज से मुझे क्लियरली कहा था। तुमने ये क्या किया? मीरब शाह की गुस्से से दिमाग की नसें तन गई थी।
अपने सर पर हाथ रखते हुए शाह बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। शाह, आप परेशान नहीं हो, मुझे कुछ नहीं होगा। शाह को इतना परेशान देखकर मीरब ने दोनों हाथ शाह के गालों पर रखते हुए कहा था, तुम अपना मुंह बंद रखो और उठो मेरे साथ। डॉक्टर के पास चलो। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। तुम्हें मेरी आंखों में मोहब्बत नज़र नहीं आती? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं इश्क करता हूँ। दीवानगी हो तुम मेरी, जुनून हो रोमांशा का। मुझे ये सारी दुनिया नहीं चाहिए। औलाद तो एक छोटी और मामूली सी बात है, मुझे तुम चाहिए। और मीरब को खींच कर उससे अपने सीने से लगा लिया। अपनी बाहों का दायरा तंग करते हुए शाह ने ठंडी आह भरकर छोड़ी थी। डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ। शाह प्लीज़ ऐसा मत करें, मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं हमारी औलाद के लिए। हमारे बच्चे को कुछ मत करना। शाह के सीने में सर छुपाए वो तड़प कर रो रही थी। मेरा सवाल बीच में रह गया। मुझे बताओ, तुमने ये सब प्लान कैसे किया? वो मैंने इंटरनेट पर देखा था कि टैबलेट को खाने के बाद हम उसके असरात कैसे कम कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर एक टैबलेट अवेलेबल थी जो कि इस गोली की एंटीडोज थी। इसे खाने से इसका असर खत्म हो जाता था। डरते डरते मीरब ने अपनी सारी बात बताई। तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा है। एक बार तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, इस तमाशे को ख़त्म करते हैं। उसके बाद तुम्हारे होश ठिकाने ऐसे लगाऊंगा कि तुम ये जो अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा चलाती हो, ये कभी नहीं चलाओगी। उसके बाजू से पकड़कर अपने साथ ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जा रहा था, जबकि मीरा मिन्नतें कर रही थी। वो नहीं जानना चाहती थी। शाह प्लीज़, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी औलाद को अपने हाथों से मार देंगे? वो गाड़ी में से ज़बरदस्ती बिठा रहा था। मीरब रोते हुए बोल रही थी, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा। अपना मुंह बंद करके बैठे रहो। तुमने जो कुछ किया है इसके लिए मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। मेरे ज़ब्त को और मत आजमाओ। चुप करके बैठ जाओ। वो धारते हुए बोलकर उसे चुप करवा कर दूसरी जानब से होता हुआ सीट पर आकर बैठ गया। मीरा हिचकियों के साथ रो रही थी, मगर वो पत्थर बनकर बैठा गाड़ी के स्टीयरिंग को थामे नजर नजर थामते नजर सामने सड़क पर जमाए हुए बैठा था, जैसे वो मीरा की सिसकियां सुन ही ना रहा हो। शिफा, उठकर चेंज कर लें, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। वो बर्तन डिश में समेटते हुए उठ खड़ा हुआ था। सर प्लीज़, आप मुझे बताएं, आप मुझ पर यह एहसान क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं सज़ा की मुस्तहिक हूँ और आप मुझे बतौर सज़ा निकाह करके लाए हैं। अपने हाथों को मरोड़ते हुए सवालिया नज़रों से आसम शाह की जानिब देखते हुए खड़ी हो गई। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, जो सवाल इस वक्त आसिम शाह की और कोई नहीं दे सकता था। लगता है शफा, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने सवालों के जवाब जानने की। तो ठीक है, आओ बैठो मेरे पास, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दे देता हूँ। मगर एक बात अभी से देर नशीं कर लो, मेरी एक एक बात सच होगी और इस पर तुम्हें यकीन करना होगा। उसकी कलाई को बड़ी नरमी से पकड़कर उसे अपने साथ वहीं सोफे पर बिठा लिया था। शिफा, मैंने तुमसे निकाह सजा देने के लिए नहीं किया, मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया कि तुम मुझे पसंद थी और मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। मेरी पहली मुलाकात तुम्हारे साथ कॉलेज में नहीं हुई थी, मैं इससे पहले भी तुम्हें देख चुका था और पहली नज़र में ही आसम शाह तुम पर अपना दिल हार बैठा था। झूठ। आपकी और मेरी पहली मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। आसम शाह की पहली बात को ही उसने झुटला दिया था। शिफा, मैं हर बात का जवाब दूंगा, मगर प्लीज़ ये नहीं कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही एक बात तुमसे क्लियर की ही है कि मैं हर बात का हर्फ ब हर्फ सच जवाब दूंगा, बस तुम्हें इस पर यकीन करना है। फुरकान कौन है? नरमी से आजम शाह ने सवाल किया था। मेरे मामू का बेटा, मेरा भाई है। इसीलिए तुम्हारे भाई की शादी में मैं आया था। तुम्हारा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब तुम मस्टर्ड कलर की फ्रॉक में स्टेज पर अपने भाई के साथ बैठी हुई थी, इस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। पूरी शादी में मेरी नज़र तुम पर थी और मैं तुम्हें भूल नहीं सका। उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ही रहा था कि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो वहाँ पर मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा। उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। मुझे पता था कि अब मैं बासानी तुम तक पहुंच जाऊंगा, मगर इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताता, इससे पहले ही तुम्हारे साथ ये वाला हादसा पेश आ गया। जब तुम बहुत दिन तक कॉलेज नहीं आई तो मैं परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम तक कैसे पहुंचूं। जब मुझे पता चला था कि शामिर भाई तुम्हें ले गया है, मैं शामिर भाई से मिलने गया ताकि मैं इनको समझा सकूं कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं इनको अपने दिल की बात बताना चाहता था, मगर वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सारे मामले से दूर रहूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर शिफा, मैं तुम्हें किसी हालत में खो नहीं सकता था। यार, दिल से प्यार करने लगा था तुमसे। फिर मैंने रुमान भाई को फ़ोन किया। रुमान भाई को मैंने अपने दिल की सारी कैफियत बता दी। रुमान भाई मेरे लिए ही तुर्की से इतनी जल्दी वापस आ गए थे। रुमान भाई हमेशा मेरे साथ भाइयों की तरह रहे हैं। हमारे घर की तरफ से उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई, मगर इन सारे मामलात में ना तो मेरा कोई कसूर था और ना मैंने कभी रुमान भाई से किसी तरह की कोई दुश्मनी रखी थी। रुमान भाई मेरे दरमियान हमेशा भाइयों जैसा ही रिश्ता रहा। रुमान भाई ने मुझसे साफ साफ पूछा था कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
تو جب میں نے بتا دیا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو رومان بھائی نے شامر بھائی کو میرے لیے ہی منایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ رومان بھائی کے علاوہ شامر بھائی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ بے شک شامر بھائی پولیس آفیسر ہیں مگر رومان بھائی بھی کسی افسر سے کم نہیں، اور ویسے بھی شامر بھائی بہت عزت کرتے ہیں رومان بھائی کی۔ اگر اس کے بعد بھی اور کوئی سوال ہے تو تم مجھ سے پوچھ لو۔ اس کی کلائی کو پکڑ اس کے ہاتھ کو اپنے میں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر سر آپ سے ماہی بہت پیار کرتی ہے، اور ماہی میری بہت اچھی دوست ہے، میری اکلوتی دوست ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ معصوم بچوں کی طرح وہ اپنی دوست کا دفاع کر رہی تھی۔ آپ نے تو اپنی دوست کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، آپ میری پسند ہو، آپ نے مجھے پسند نہیں کیا، میں نے آپ کو پسند کیا ہے، اس لیے اس سارے معاملے میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ ماہی کو بتا دینا۔ نہیں سر، آپ نہیں سمجھ رہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، کہے گی کہ مجھے پوری دنیا میں شادی کرنے کے لیے صرف ایک آپ ہی ملے تھے۔ وہ نہیں سمجھے گی، وہ غصے کی بہت تیز ہے۔ سارے معاملے کو چھوڑ کر شفا اپنی دوست کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دیکھو شفا، اگر تم میری زندگی میں نہیں بھی آتی تب بھی میں ماہی سے کوئی رشتہ نہیں بناتا، کیونکہ میرے اور ماہی کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بہت شوق اور چنچل مزاج کی لڑکی ہے، جبکہ میں بہت مختلف ہوں۔ مجھے ہمیشہ سے تم جیسی لڑکی کی تلاش تھی، مگر سر آپ نے ہماری دوستی خراب کر دی۔ وہ اب مجھ سے کبھی دوستی نہیں کرے گی، اور نہ ہی مجھے معاف کرے گی۔ شفا پلیز تم ماہی کو ایک بات چھوڑ دو، اس کی بات بعد میں ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایک بات پوری ایمانداری اور سچائی سے بتا دی ہے۔ میرے خیال سے ایک بار تو تمہیں میری بات کا جواب دینا چاہیے کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو۔ بار بار ماہی کو بیچ میں لانے سے اعظم شاہ کا موڈ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا تھا۔ سر میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے تو آپ کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ میرے لیے تو آپ میرے پروفیسر ہو اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ۔ آپ کو اس نظر سے تو صرف ماہی دیکھتی تھی۔ پھر ماہی، پلیز شفا تم ہمارے درمیان سے فی الحال ماہی کو ہٹا سکتی ہو؟ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ماہی میں، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ تم چینج کر کے آرام کرو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ جب آپ کے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے ماہی نکل جائے تو بتا دیجیے گا، ہم بیٹھ کر پھر بات کریں گے۔ آسم شاہ خراب موڈ لیے برتن ڈش میں سمیٹتا ہوا اٹھ کر کچن کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ شفا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پروفیسر کو اس طرح ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جو کچھ بھی اس نے کہا وہ حقیقت ہے۔ اس نے کبھی بھی پروفیسر کو اس طرح سے نہیں دیکھا تھا، اسے تو ماہی کا بھی دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ شفا اور پروفیسر میں 10 سال کا ڈفرنس تھا۔ آسم شاہ 27 سال کا ایک سمجھدار مرد تھا، جبکہ شفا ایک 17 سال کی لڑکی تھی جس کی سوچ آسم شاہ سے بہت مختلف تھی۔ دیکھیے سر، میں آپ کو بات سمجھا رہی ہوں، مگر آپ بھی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا خطرہ ان کو ڈلیوری کے وقت ہو سکتا ہے، اتنا ہی خطرہ اس وقت اگر ہم ان کا ابورشن کرتے ہیں تو اس میں ہوگا۔ اس وقت بچے کو ضائع کرنا بہت مشکل ہے، ان کی جان جا سکتی ہے۔ ابورشن کے لیے جتنی سخت میڈیسن ان کو دینی پڑے گی وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ یہ اندرونی طور پر بہت زیادہ ویک ہے۔ ڈاکٹر پریشانی سے رومان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومان شاہ بہت پریشان کیفیت کے ساتھ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرب کی جان پر منڈلاتا خطرہ رومان شاہ کی جان نکالے جا رہا تھا۔ میرب کو کھو دینے کا ڈر رومان شاہ کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھی۔ میرب کی کریٹیکل کنڈیشن کا سن کر رومان شاہ کا دل بند ہو رہا تھا۔ یہ وہ ڈر تھا جس کے لیے رومان شاہ نے اولاد لینے کا رسک ہی نہیں لیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز کوئی تو راستہ ہوگا، میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز کوئی ایسا راستہ بتا دیں جس سے ان کی جان پر کوئی خطرہ نہ آئے۔ اب مجھے بتائیں، جہاں کہیں گی میں دنیا کے اس کونے میں اس کو لے جاؤں گا۔ اگر آپ کہیں تو میں ڈاکٹر کی بہترین ٹیم پاکستان میں منگوا سکتا ہوں۔ پلیز آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، پلیز ڈاکٹر۔ رومان شاہ التجا کرنے والے انداز سے ڈاکٹر سے بول رہا تھا۔ رومان شاہ جیسے اکڑو کو اپنے لیے یوں منتیں کرتے دیکھ میرب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ سر آئی ایم سوری، آپ ان کو کہیں یہ لے جائیں، ان کا ابورشن کوئی بھی ڈاکٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت رسکی ثابت ہو سکتا ہے۔ بس اب تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھ سکتے ہیں۔ ان کا مکمل بیڈ ریسٹ کروائیں، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور اس چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ یہ کسی بھی طرح کا وزن نہیں اٹھائیں، اور بہت بہترین ڈائٹ لیں۔ میں ان کے لیے میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، یہ میڈیسن ان کو ریگولر کھلانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ ہمارا علاج اور آپ کے احتیاط سے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے رومان شاہ کو اتنا پریشان دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ رومان شاہ دوائیوں والی پرچی لے کر میرب کی کلائی کو تھامے کلینک سے نکل آیا تھا۔ پورے راستے نہ تو میرب کی ہمت ہوئی تھی کہ وہ رومان شاہ سے کوئی بات کرتی اور نہ ہی رومان شاہ نے کچھ کہا تھا۔ رومان شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر اور خوف طاری تھا، جسے میرب بار بار چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہما ہما
गहरी नींद में हुमा ने बमुश्किल हूँ कहा था। हुमा, यार खुदा के लिए तरस खाओ मुझ पर, ये तुम आराम से माँ बेटी जप्पियाँ डालकर सो जाती हो, मेरी तरफ भी देख लिया करो। शाहजेब अपना दुखड़ा सुना रहा था, जबकि हुमा हूँ करने के बाद फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी। आवाज़ ना निकले तुम्हारी, अगर गुड़िया उठ गई तो जान ले लूंगा। शाहजेब ने उसकी गर्दन पर लब रखकर जोर से दांत काट दिए थे। वो गहरी नींद में दर्द से चिल्ला उठी थी। शाहजेब ने उसके मुंह पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए चुप रहने को कहा था। क्या शाहजेब को ऐसे गहरी नींद में किसी को उठाता है? मुंह से हाथ हटने पर वो शिकवा गो नजरों से देखते हुए बोली थी, ऐसे ही उठाते हैं जब बीवी को अपने शोहर पर तरस नहीं आए तो। वो हुम्मा को गुड़िया के पास से गोद में उठाता हुआ सोफे पर ले आया था। गुड़िया की नींद बहुत कच्ची थी, वो ज़रा सा भी बेड हिलने पर उठ जाया करती थी, और इस वक्त शाहजेब अपने बेलगाम जज्बातों से लबरेज हुआ किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें ये ड्रामा करते हुए? आज तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। आज मैं तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दूंगा। उसकी पंखड़ियों को लबों में कैद करते हुए नमी की शिद्दत से पीने लगा। नमी को चूसने की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि हुमा ने तड़प कर शाहजेब के सीने में अपने नाखून घोंप दिए थे। वो अपने इतने दिनों का बदला एक ही बार में पूरा कर रहा था, जान निकाल रहा था उसकी अपने लबों के लम्स से। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फिर और तुम फिर से बोलने लगी। वो शायद शाहजेब कहकर कुछ शिकवा करने वाली थी, मगर शाहजेब ने ज़रा से अपने लब हटाए और वापस उसकी पंखड़ियों पर रखकर इतनी ज़ोर से नमी को पिया कि वह तड़प उठी थी। लबों पर जलन का एहसास उसे तड़पा रहा था। उसके दोनों हाथों को ऊपर की जानिब पिन करके उसे खुद के आगे बेबस किए हुए था। वो एक एक सांस के लिए आज शाहजेब की मोहताज थी। बहुत दिनों से वो हुमा की कुर्बत के लिए मचल रहा था, मगर हुमा सुबह से शाम तक मरीजों के साथ बिजी रहकर थक जाती थी, और अब गुड़िया का भी उसे बहुत ख्याल रखना था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में वो शाहजेब को काफ़ी दिनों से टाइम नहीं दे पा रही थी। रात को जल्दी सो जाती थी और शाहजेब भी उसकी थकन का लिहाज करते उसे उठाता नहीं था। मगर आज तो वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। सच में हुमा को सांस तक लेने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अपनी मर्जी से उस पर एहसान करते हुए पंखड़ियों को आज़ाद कर चुका था। शाहजेब के लब हुमा के चेहरे का तवाफ कर रहे थे। उसके लम्स हुमा को बिन जल के मछली की तरह तड़पने पर मजबूर कर रहे थे। शाहजेब प्लीज, उसके लम्सों को दिल वाले मकाम पर महसूस करते हुए सिसक का शाहजेब का नाम पुकारा था। आज के दिन तुम शट अप और प्लीज दोनों रहो। जितना तुमने मुझे अपनी गुर्बत के लिए तरसाया है, आज इतना ही तड़पा कर मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। इसलिए मुझसे रहम की उम्मीद नहीं करना, वरना मांगोगी मुझसे। गंभीर आवाज़ में सरगोशी में कहते हुए वापस दिल वाले मकाम पर झुक गया। बेरहम बना कहीं दांतों की चुभन दे रहा था तो कहीं लम्सों की हिद्दत। उसके रहम करम पर खुद को छोड़कर उसके हवाले कर चुकी थी। जानती थी कि आज उसका सामना पढ़े लिखे डॉक्टर शाहजेब से नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत के मामले में बेरहम बने पठान से था, जो कि इस वक्त ना तो कुछ कहने के मूड में था और ना ही कुछ सुनने के मूड में। जानती थी वो जितनी मज़ाहमत करेगी इतना ही उसकी जान को मुश्किल करके हल्कान करेगा। उसकी नाजुक सी कमर पर झुकते उसकी कमर पर बिखरे बालों को ही आबशार को नरमी से हटाते उसकी दुधिया चमकती कमर पर अपने दहकते तपिश ददा लब रखकर चूम लिया, और उसके वजूद की रनाई को चूमते हुए बेकाबू सा हो रहा था। उसके जिस्म की खुशबू से मदहोश सा कर रही थी। उसकी नाजुक सी कमर पर उंगलियों की सख्ती से वो सिसक उठी थी। शाहजेब के जानलेवा लाम से उसकी कमर पर सख्ती से ऊपर से नीचे महव रक्स थे। हुमा की सिसकियों की आवाज़ों में तेज़ी आने लगी थी। गुड़िया के उठ जाने के डर से शाहजेब ने हुमा के मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखकर सिसकियों को बेरहमी से रोक रखा था। शाहजेब अब बहुत जालिम है, और उसकी शिद्दतों से टूटकर उसके सीने में सर छुपाए शिकवा के लहजे से बोल रही थी। पता है मुझे, मगर जालिम बनने पर भी डॉक्टर साहिबा मुझे खुद उकसाती हो। अगर शेर के मुंह में आराम से उसका शिकार दे दो तो मैं कसम से तुम्हें इतना हल्कान नहीं करूँ। मोहब्बत की बारिश बरसाकर उसे अपनी गिरफ्त में लिए लेटा था। शाहजेब, अब हमारी बेटी है, तो मैं अपनी जॉब के साथ हमारी बेटी को संभालते हुए थक जाती हूँ। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें प्लीज़। देखो डॉक्टर साहबा, सीधी सी बात है, तुम मुझसे मेरी बेटी के सारे काम करवा लिया करो। कहो तो मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी के लिए तुम्हारे हाथ पाँव सर सब कुछ दबा दिया करूँगा। लेकिन अगर तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज़ का मतलब ये है कि मैं अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखूँ और मोहब्बत के लम्हों में कमी बेशी कर लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना साबिर बंदा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। साफ सुथरा डॉक्टर शाहजेब ने इनकार कर दिया था। लो जी, हमारी बेटिया रानी उठ गई, मगर आज मेरी बेटी ने अपने बाबा का भरपूर साथ दिया है। सोकर कितनी प्यारी बेटी है मेरी, उसे अपने बाबा का एहसास है। गुड़िया की बात सुनकर डॉक्टर शाहदेव के लब मुस्कुराए थे। खुद को जल्दी से कवर करते हुए कंबल के अंदर कर चुका था, जबकि बड़े अदब से हुमा के साथ हाथ में उसके कपड़े थमा दिए। हुमा को हंसी आ रही थी शाहदेव की घबराहट से। उसकी जान को हल्कान करते हुए वो अलग ही शाहदेव था होता था, मगर जैसे उसकी बेटी की आंख खुलती तो खुद को ऐसे छुपा लेता था कि हुमा को हंसी आने लगती थी। हुमा उसको अक्सर कहती थी कि शाहदेव वो तो इतनी छोटी है, उसे अभी क्या
पता, मगर शाहज़ेब हमेशा उसे कहता था कि बेटी छोटी हो या बड़ी, बाप के लिए वो एक इज़्ज़त का मकाम रखती है। इसलिए उसे अपनी बेटी से बहुत शर्म आती है। हुमा ने जल्दी से खुद को कपड़े पहनकर कवर करते हुए अपनी बेटी की जानिब रुख लिया, क्योंकि उसका शर्मीला पठान तो कंबल में दबक कर बैठा हुआ था और जब तक गुड़िया सो नहीं जाती वो बाहर नहीं आएगा। उसे पूरा यकीन था। वो कब से बैठी हुई आसम शाह का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो शिफा को चाय देकर गया तो वापस नहीं आया। शायद वो नाराज़ था बार बार माही का जिक्र करने से। वो अब डरी सहमी हुई बैठी थी। क्या ज़रूरत थी मुझे माही की तरफदारी करने की? पहले खुद की तो तरफदारी कर लेती। मुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे मेरे बाप के किए की सज़ा नहीं मिल रही और वो शख्स मुझे इज्जत से अपनी बीवी बना कर ले आया है। पता नहीं कब अकल आएगी मुझे। वो अपने आप को अकेली बैठी कोस रही थी। काफ़ी देर के बाद रूम का दरवाज़ा खुला और आसम शाह अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर अब भी नाराज़गी के तासुरात थे, जिनको छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। शिफा तुम अभी तक सोई नहीं? अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल ड्रेसिंग पर रखकर हाथ में पहनी हुई वॉच उतार कर रखते हुए बिना देखे मुखातिब किया था। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई सवाल बाकी रह गया था या माही के बारे में बात करनी है? तंजिया लहजे से बोलता हुआ सोफे पर बैठकर अपने मोजे उतारने लगा, मौजुओं को शूज के अंदर डाल रहा था। सॉरी, आपका बुरा लगा। मैं आइंदा माही का जिक्र नहीं करूंगी, सहमे हुए लहजे से मनाते हुए बोली। शिफा, बात बुरा लगने की नहीं है। मैंने आपको सारी कंडीशन क्लियर करके बताई है ताकि कोई भी शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। मगर आप हमारे रिश्ते के बारे में तो शायद बात ही नहीं करना चाहती। आप बार बार माही को बीच में ला रही थी। शिफा, किसी को पसंद करना, किसी से प्यार करना ये कुदरती अमल है। ना तो आप ज़बरदस्ती किसी को पसंद कर सकते हैं और ना ही ज़बरदस्ती किसी से प्यार कर सकते हैं। माही को अगर मुझसे अट्रैक्शन हुई या मैं उसे पसंद आया, ये इसका मसला है। मुझे तो तुम पसंद आई, मैंने तुम्हें प्यार किया और खुदा ने हमें एक रिश्ते में जोड़ दिया। हालात चाहे जैसे भी हों, मगर मेरे लिए ये रिश्ता बहुत ख़ास है और मैंने इसको पूरे दिल और मोहब्बत से कबूल किया है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं होगी, मगर हमारे रिश्ते को ज़बरदस्ती का नाम मत दीजिएगा। ये रिश्ता आपकी तरफ से ज़बरदस्ती का हो सकता है, मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि मैंने तो आपसे निकाह करने के लिए पूरी जान लगा दी है। वो बोलते हुए अपनी कबर्ड से ट्राउज़र और शर्ट निकालकर वॉशरूम में जाकर बंद हो गया था। शफ़ात, तुम्हें भी इज़्ज़त रात नहीं आ रही? कितने प्यार से बात कर रहा था, मगर तुम्हें तो माही के दोस्ती का बुखार चढ़ गया। ज़रा तो सोचो, अगर ये बंदा मुझसे निकाह नहीं करता तो वो एसीपी मेरा क्या हशर करता। पता नहीं मुझे क्या सज़ा देता मेरे बाप के गुनाहों की। वो खुद को कोसते हुए सोच रही थी। ब्लू कलर की हाफ बाजू वाली शर्ट और सेम कलर का ट्राउज़र पहनकर वो बाहर निकला। शफ़ा ने पलकें उठाकर प्रोफेसर की जानिब देखा, जो ट्राउज़र शर्ट में कमाल का हैंडसम लग रहा था। उसका गोरा रंग ब्लू कलर में दहक रहा था और उसके बाजू पर घने मर्दाना बाल बहुत पुरकशिश लग रहे थे। चेहरे की जानिब तो देखने की माही की हिम्मत ही नहीं हुई थी, मगर दिल ने यह सोचकर एक बीट मिस की कि ये उसका शौहर है। ये वो रिश्ता था जिसे वो चाहकर भी छुटला नहीं सकती थी। ये शख्स उसका महरम था। शफ़ा, तुम भी उठकर चेंज कर लो और आराम करो। सुबह तुम्हें मेरे साथ कॉलेज चलना है। क्या आप मुझे अपने साथ कॉलेज लेकर जाएंगे? मतलब अब मेरी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे? वो खुशी से उठकर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी, जो मिरर के सामने से अपना फ़ोन उठाकर बैठ के जाने पा रहा था। नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई क्यों बंद करूंगा? तुम जितना और जब तक पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो। इस पार से लहजे से बोलता हुआ बैठ के जाने पड़ गया। थैंक यू सर, वो खुशी से बोली थी। सर, मैं चेंज करके क्या पहनूं? और जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो क्या पहन कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। वहां पर भी मुझे मेरा आप ही ने अपने कपड़े दिए थे। वो बच्चों की तरह सब बातें भूल कर अपने कपड़ों के बारे में सोचने लगी थी। वो एज के लिहाज से बच्ची ही थी। वो हमेशा से एक बहुत लाइक स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी पास आउट करते हुए वो फर्स्ट ईयर तक बहुत जल्दी पहुंच गई थी। नफ़ी में सर को हिलाते हुए प्रोफेसर के लबों तले हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे शिफा ने देख लिया था। सर, आप इसलिए हंस रहे हैं कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ? बच्चों की तरह मुंह लटकाए हुए सवाल किया। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। अलमारी खोलो और इसमें से जो पसंद है पहन लो। बेड पर तकिया सीधा करते हुए लेट गया। मतलब कि आपने मेरे लिए कपड़े खरीदे हैं? सवाल करते हुए वही बच्चों की जैसी हलचल थी इसके अंदर। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोलकर देखा, जहाँ पर तकरीबन 15 से 16 मुख्तलिफ ड्रेसेज खड़े थे। ये सब मेरे हैं? उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। जी, सब आपके हैं, क्योंकि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनता। वो मजाक करते हुए उसकी जाने मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। ये सब आप मेरे लिए कब लाए? ने इन ड्रेसेस को कपड़ में देखती हुई खुश होकर सवाल किया। जब रुमान भाई ने मुझे कह दिया था कि मैं बेफिक्र हो जाऊं, वो शामिर भाई से बात कर लेगा, फिर मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की ताकि मेरी बीवी को यहाँ पर आकर कुछ भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। इस 17 साल की लड़की को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उदास। एक तरफ मायका, भाई, माँ छूट जाने का काम था, दूसरी जानिब ये खुशी थी कि उसे अपने बाप के किए की सजा जिस तरह की मिलनी चाहिए थी, वैसी तो दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं थी। एक तरफ वो दोस्त थी जो उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी, जो प्रोफेसर पर अपनी जान निछावर करती थी और उस दोस्त के लिए दुखी हो जाए या उस शख्स की मोहब्बत पर खुश हो जो हर अल्फाज में से जता रहा था कि वो उसे कितना प्यार करता है। इस मिली जुली कैफियत को शफा समझ नहीं पा रही थी। एक सिंपल सा कुर्ता और ट्राउज़र को उतारकर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।